हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। इस क्लास में हम लोग जो मॉर्निंग का सेशन था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स हम इस क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला पार्ट था वो आप लोग होप सो देख चुके होंगे। इसमें भी हम लोग आगे देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारा पॉइंट हमारा कुछ ऐसा टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा एडी मॉडल से। एडी मॉडल क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग एडी मॉडल। तो ये मॉडल जो है ना, एडी मॉडल, इसमें इसका फुल फॉर्म है। ये जो एडी लिखा है ना मैंने, इसका एक फुल फॉर्म है जो आपको याद रखने का है। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस। एनालिसिस, ठीक है। एक मिनट इसको ठीक से लिख देती हूँ। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस। डी स्टैंड फॉर डिजाइन, ठीक है। डी अगेन स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, ओके। एंड ADDIE है, सो सॉरी यहाँ पे आई छूट गया। आई स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। एंड योर ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये है आपका एडी मॉडल का फुल फॉर्म जो आपको याद करने का है। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, डी ADDIE है। अच्छा, ये पूरा ही गलत मैंने लिख दिया, इसको मैं चेंज ही कर देती हूँ। इट्स ADDIE, एडी, ठीक है। ए स्टैंड फॉर एनालिसिस, डी स्टैंड फॉर डिजाइन, अगेन डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, आई स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ई स्टैंड फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। ये हो गया आपका एडी मॉडल का पूरा फुल फॉर्म। अब ये एडी मॉडल है क्या? एडी मॉडल एक आपका सिस्टम से वर्क करने का, बोल सकते हैं इसको एक सिस्टमैटिक आपका इंस्ट्रक्शन कैसे आप देते हो ना। जैसे आप एक प्रोफेसर हो एंड प्रोफेसर जो होते हैं अपने लर्नर्स को क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं लर्नर्स को। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस पास हो रहा है, ये इसका एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन डिजाइन बोल सकते हैं इसको, जो आपका पूरा एडी मॉडल होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ये आपका, सबसे पहले मैंने यहाँ किसका एग्जाम्पल दिया है? प्रोफेसर का। प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया, तो ये कौन कौन सा फील्ड में यूज हो सकता है? एजुकेशन के फील्ड में यूज होता है, ठीक है। आपका ट्रेनिंग के फील्ड में यूज होता है, जहां हम कुछ ना कुछ सामने वाले पर्सन को सिखाते हैं, मतलब हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एडी मॉडल मतलब हुआ ये कि हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सामने वाली पार्टी को, उसको एक सिस्टमैटिक वे में करना, सिस्टमैटिक वे में सामने वाली पार्टी को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। दिस इज ऑल अबाउट एडी। यही पूरा एडी का मतलब होता है, ठीक है। हम सामने वाले पर्सन का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देके, और वो इंस्ट्रक्शन कैसे देना है ये हमें एडी मॉडल बताता है, ठीक है। नाउ एडी मॉडल का पूरा फुल फॉर्म आप लोग देख चुके हैं। सबसे पहले अब एनालिसिस को देख लेते हैं कि एनालिसिस में एक्चुअल में हम लोग करते क्या है। ANALYSIS, एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में अब देखो, इस फेज में जो इंस्ट्रक्शनल मतलब जो प्रोफेसर होता है, एनालिसिस में जो प्रोफेसर होता है, आप सब प्रोफेसर हो। अब आप लोग क्या करोगे? आप सामने वाले पर्सन का नीड को समझोगे। जैसे अभी अभी देखो, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपकी नीड क्या होगी? आपकी नीड होगी कि मैम छोटा मोटा क्लासेस हमेशा ले, कुछ अपलोड करते रहे, सो दैट हम उसको देख सके, सीख सके, समझ सके। तो इस वजह से ये शॉर्ट शॉर्ट मतलब क्लासेस में लेके आ रही हूँ। तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं? एनालिसिस में इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन, जैसे कि एक प्रोफेसर हुआ, सामने वाले की नीड को, सामने वाले के गोल को, सामने वाले के ऑब्जेक्टिव को समझने की कोशिश करता है एंड उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे एनालिसिस करके, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे दे प्रोवाइड यू द थिंग। मतलब जो आपको एनालिसिस करता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, आपका नीड क्या है, आपका वांट क्या है, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस बेसिस पे आपको इंस्ट्रक्शंस देना, उस बेसिस पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करना, वो हम एनालिसिस में करते हैं। समझ में आ गया? मैं फिर से बता रही हूँ। एनालिसिस फेज में जो इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन है, जैसे कि प्रोफेसर होता है, वो लर्नर्स के नीड को समझेंगे, वो लर्नर के गोल को समझेंगे, लर्नर के ऑब्जेक्टिव को समझेंगे एंड उस बेसिस पे अपने ऑडियंस को टारगेट करते हुए, ऑडियंस मतलब अपने लर्नर को टारगेट करते हुए, अपने लर्नर को टारगेट करते हुए वो अपने नॉलेज को यूज करेंगे, नॉलेज को यूज करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे ऑडियंस को ऑलरेडी कितना नॉलेज है,
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है एंड कितना मुझे और उसको देने का नॉलेज है, एंड उस बेसिस पे वो सबसे बेस्ट अप्रोच निकालेंगे। सबसे बेस्ट अप्रोच लिख लो, या सबसे बेस्ट मेथड निकालेंगे जिसके हेल्प से वो टीचिंग को कंडक्ट कर सके। ठीक है, जिसके हेल्प से वो इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, वो कंडक्ट कैसे करना है, वो ये बता सकेंगे आपको। ठीक है, इन शॉर्ट में बता दे रही हूँ, एनालिसिस में कोई भी प्रोफेसर ही नहीं, जो भी इंस्ट्रक्शन देने वाला पर्सन है वो सामने वाले ऑडियंस का या लर्नर का नीड को समझेगा, गोल को समझेगा, उनका ऑब्जेक्टिव को समझेगा। उसके बेसिस पे वो ये जानेगा कि सामने वाले पर्सन को कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज देना बाकी है। उसके बेसिस पे वो बेस्ट अप्रोच निकालेगा कि बेस्ट मेथड या बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है मुझे इसको इंस्ट्रक्शन देने का, इसको सिखाने का, समझाने का। ये आपका हो जाता है एनालिसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिजाइन। अब हमें पता चल गया कि आपका नीड क्या है। ठीक है, मुझे पता चल गया कि आपका नीड क्या है, कि आपको अगस्त या सितंबर में जो एग्जाम हो रहा है उसको अच्छे से क्रैक करना, ये आपका नीड है, ये आपका गोल है। तो मैं उस बेसिस पे क्या करूंगी, डिजाइन करूंगी। मैं क्या करूंगी, एनालिसिस के बेसिस पे मैं एक ब्लूप्रिंट रेडी करूंगी। ब्लूप्रिंट रेडी करूंगी जिसमें मैं अपने लर्नर्स का हर एक पॉइंट का सोल्यूशन रखूंगी कि हाँ, मुझे ये वाले टॉपिक को इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाना है, मुझे इस टॉपिक को इस मीडिया के हेल्प से पढ़ाना है, मुझे इस टॉपिक को इस मटेरियल के हेल्प से पढ़ाना है। इस सब चीज को मैं प्रॉपर वे से क्या करूंगी, ब्लूप्रिंट रेडी करूंगी, एक प्रॉपर तरीके से प्लान करूंगी, और मैं डिजाइन रेडी करूंगी कि मुझे किस मेथड से, किस स्ट्रैटेजी से, कौन सी मीडिया से, क्या मुझे शॉर्ट्स बना के आपको पढ़ाना है, या फिर मुझे आपको डिटेल क्लास दे के पढ़ाना है, या फिर मुझे आपको रिविजन क्लास दे के पढ़ाना है, या फिर मुझे आपको लाइव क्लास लेके पढ़ाना है। ये सब मैं डिसाइड करूंगी किसमें, डिजाइन में डिसाइड करूंगी। समझ में आ गया। अब ये हमने क्या किया, एनालिसिस कर लिया, डिजाइन रेडी कर लिया, हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग डेवलपमेंट की ओर भागेंगे। डेवलपमेंट की ओर भागेंगे। अब इस फेज में आपने जो ब्लूप्रिंट रेडी किया है, जो एक्चुअल ब्लूप्रिंट आपने रेडी कर लिया है, ठीक है, इस फेज में हम ये देखेंगे कि आपने जो कुछ भी मटेरियल रेडी किया है, जो कुछ भी मटेरियल रेडी किया है, क्या उसमें कुछ और डेवलपमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। मैंने जो कुछ भी कंटेंट बनाया है आपके लिए, क्या उस कंटेंट में, क्या मुझे कुछ एग्जांपल्स चेंज करना चाहिए, या फिर क्या मुझे उसका थ्योरी पार्ट चेंज करना चाहिए, या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा और कुछ कुछ एड ऑन करना चाहिए। ये हम डेवलपमेंट वाले फेज में देखेंगे। ठीक है, मीन्स डेवलपमेंट फेज में हम जो कुछ भी प्लान किए अब तक, एनालिसिस में एनालाइज किए लर्नर्स को, डिजाइन में ब्लूप्रिंट रेडी किए, अब हम देखेंगे कि हमने जो कुछ भी रेडी किया है, क्या उस सब में हमें कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने की जरूरत है या नहीं है। हो गया, ADD हो गया, A फॉर एनालिसिस हो गया, इस तरह लिखते भी रहना ताकि आपको याद होते रहे। D फॉर डिजाइन हो गया, उसके बाद D फॉर डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, ADD हो गया डेवलपमेंट, A फॉर एनालिसिस, D फॉर डिजाइन एंड D फॉर डेवलपमेंट हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, I होता है, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, अब देखो इम्प्लीमेंटेशन में क्या करने का है हमें, कि अभी डेवलप कर लिया, आपको पता चल गया कि हाँ, मुझे ये एग्जांपल्स ऐड करना है, ये थ्योरी को चेंज करना नहीं, मुझे और एक्स्ट्रा 4 लाइन ऐड करना चाहिए सो दैट मेरे लर्नर्स को अच्छे से और समझ में आए। तो अब जब मुझे पता चला कि मुझे और वो 4 लाइन ऐड करना है, तो अब मुझे वो चीज इम्प्लीमेंट करना होगा। मतलब इस फेज में हम जो कुछ भी अभी तक प्लान किए हैं वो सबको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं ना रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूंगी, तो नाउ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड माय वीडियोस एंड नाउ आई हैव टू अपलोड। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग का टाइम अब गया। अब टाइम आया है कि जब मैंने जो कुछ भी प्लान किया है वो सब कुछ को ट्राई करके देखूं, वो सब कुछ को इम्प्लीमेंट करके देखूं कि वो कितना वर्क कर रहा है, कितना वर्क नहीं कर रहा है। तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन का होता है। मुझे ऑनलाइन क्लास तो लेना है, तो ऑनलाइन क्लास में मैंने रिकॉर्डेड को सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा, तो मैंने रिकॉर्डेड डालना शुरू किया। मैंने ऑनलाइन में सोचा नहीं नहीं, मुझे लाइव क्लास लेना चाहिए, तो मैं अब लाइव क्लास लूंगी। तो नाउ इट्स टाइम कि अब मैंने जो कुछ भी प्लान किया है, जो कुछ भी सोचा है, वो सबका इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, ना सबसे लास्ट स्टेप होता है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या हो जाता है,
इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमने जो प्लान किया था, हमने जो एनालिसिस किया था, हमने जो डिजाइन प्रिपेयर किया था, वो कितना सक्सेसफुल हो पाया। जैसे मैं देखूंगी कि मेरे स्टूडेंट को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, क्या उनको मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर से वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ, कि मैं मैम के क्लास पढ़ने के बाद मुझे प्रॉपर तरीके से नॉलेज मिल पाया, मुझे पता लग पाया कि मेमोरी लेवल क्या है, मुझे पता लग पाया कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। तो ये हम इवैल्यूएशन में करेंगे। हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे क्या, कि मुझे इवैल्यूएट में आप ये समझ सकते हो कि हम जजमेंट करेंगे कि हाँ, कितना सही हुआ, कितना रॉन्ग हुआ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इवैल्यूएशन का। हम ये भी देखेंगे कि क्या कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि मान लो मेरे 10 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, तो मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे 5 स्टूडेंट के लिए अपना कुछ पीडीएफ में तो चेंजेस करना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचूंगी, सो दैट इन फ्यूचर मैं वो सब चीज में चेंजेस ला सकूं और मेरे 10 के 10 स्टूडेंट को मेरे सारे लेक्चर्स समझ में आने लगे। समझ में आ गया? तो एक बार लास्ट एडी मॉडल देख लेते हैं। एडी का स्पेलिंग क्या होता है? ए डबल डी आई ई, एडी, यही है। ए का मतलब क्या होता है? एनालिसिस। डी का मतलब क्या होता है? डिजाइन। अगेन डी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। अगेन आई का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये पूरा आपका पूरा मीनिंग हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप हम किसी भी चीज का एनालिसिस करेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने का जरूरत है, डेवलपमेंट करने का जरूरत है, कुछ चीज ऐड करने का जरूरत है, कुछ चीज हटाने का जरूरत है, ये पिक्चर एक्स्ट्रा है, इसको नहीं लगाने से भी चलेगा। फिर हम उसको ट्राई करेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम जज करेंगे, हम फीडबैक देखेंगे, हम देखेंगे कि कितना समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को, कितना समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम नीड को समझेंगे, ठीक है। सबका कीवर्ड मैंने लिख दिया जिसकी हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, और इवैल्यूएट करके देखेंगे कि हाँ, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये तो हो गया एडी मॉडल कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं एक बहुत फेमस टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, माइंड मैपिंग क्या होता है। ये माइंड मैपिंग का मीनिंग क्या है? तो माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कोई माइंड मैपिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग में कंफ्यूज हो जाता है, राइट। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग एक बहुत ही सही तरीका है जिसके हेल्प से आपके माइंड में कितना इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में, सब आप जनरेट कर सकते हो। मतलब माइंड मैपिंग आपको एक तो क्रिएटिव होना सिखाता ही है, बट क्रिएटिव के साथ साथ लॉजिकल होना भी सिखाता है। क्रिएटिव के साथ साथ लॉजिकल भी होना सिखाता है। मतलब यहाँ पे आपके माइंड में जो भी आइडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, सब आप क्या करते हो, लाइक एक स्ट्रक्चर की वे से, एक स्ट्रक्चर के हेल्प से, सिंबल्स के हेल्प से, कलर के हेल्प से, ठीक है, वर्ड्स के हेल्प से, ठीक है, इमेजेस के हेल्प से आप शो करते हो, ठीक है, अपने माइंड का सारा इंफॉर्मेशन। एक क्रिएटिव, ये क्रिएटिव बोला, क्रिएटिव मतलब क्या? अपना आर्ट को शो करना। क्रिएटिव मतलब अपना आर्ट को शो करना। एंड लॉजिकल मतलब नॉलेज को शो करना, अपना एक फैक्ट के साथ आंसर प्रोवाइड करना। सो दैट इज ऑल अबाउट माइंड मैपिंग, ठीक है। माइंड मैपिंग हम इसमें अपने डायग्राम की हेल्प से अपना कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे माइंड में जो आइडिया चल रहा है, इसको मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगी, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाऊंगी, सो दैट आपको बहुत इजीली वो समझ में आ जाएगा। तो माइंड मैपिंग हाईली डायग्राम ओरिएंटेड होता है। डायग्राम मतलब क्रिएटिविटी से भरा होता है, लॉजिकल होता है, नॉलेजेबल होता है, जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, इमेजेस का यूज करते हैं। डायग्राम के हेल्प से हम अपने आइडियाज को सामने वाले पार्टी को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो, अब जैसे कि मैंने बोला कि आज क्लास में, नहीं आज नहीं, मान लो परसों किसी का बर्थडे है, मेरे ही किसी स्टूडेंट का बर्थडे है, ठीक है। चलो मैंने इसका गूगल इमेज ही दिखा देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ से समझाना थोड़ा डायग्राम मुझे बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसको इरेज कर देती हूँ। अच्छा, इंटरनेट ऑन नहीं है, जस्ट अ सेकेंड।
ओके। तो माइंड मैपिंग मतलब क्या हो गया, समझ में आया? माइंड मैपिंग एक तरीका होता है जिसके हेल्प से आप अपने माइंड का जो भी आइडियाज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, क्रिएटिव तो होना ही है, बट क्रिएटिव के साथ साथ आपको लॉजिकल भी होना है। क्रिएटिव के साथ साथ आपको लॉजिकल भी होना है। सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि जो भी आपके माइंड में अनसन आइडिया आ रहा है देते जाओ, ऐसा नहीं। क्रिएटिव भी होना है और साथ ही साथ लॉजिकल भी होना है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेजेस तो आएगा, देखो इतने सारे इमेजेस आ रहे हैं। अब इसमें से मैं सबसे अच्छा इमेज, जैसे कि ये वाला देखते हैं, चलो बर्थडे का ही ले लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके। अब जैसे कि ये माइंड मैपिंग का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि कल क्लास में किसी का बर्थडे है, ठीक है, तो हमने क्या किया, बर्थडे को अपना ये क्रिएटिविटी से शो किया, ठीक है, बर्थडे को क्रिएटिविटी से शो किया, बलून्स बना करके एंड ऑल, ठीक है। अब हमने सोचा कि पार्टी कर सकते हैं, हम ऐसे डेकोरेशन कर सकते हैं, हम गिफ्ट भी लाएंगे। देखो यहाँ पे आपकी आइडियाज भी यूज हो रही है, प्लस आपकी क्रिएटिविटी भी यूज हो रही है, और साथ ही साथ आप लॉजिकल भी हो रहे हो। तो ये आपका प्रोसेस होता है माइंड मैपिंग का। क्या का? माइंड मैपिंग का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं होगा, हाँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का ड्राइंग है, यहाँ पे बोट का डायग्राम है, यहाँ पे हैलोवीन का डायग्राम है। तो आप देख सक रहे हो कि यहाँ पे हम लोग हर चीज को एक डायग्राम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट सामने वाले पार्टी को हम इजी तरीके से अपने पॉइंट्स, अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर सके, समझा सके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग कोई प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहे हैं, डायग्राम में आप यहाँ देख सक रहे हो। ऑर्गेनिक माइंड मैपिंग प्लानिंग कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में, गोल, स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी को शो कर रहे हैं, आइडिया, इनोवेशन, थॉट, कोलैबोरेशन, शेयरिंग, टीम वर्क, कलीग, प्रोडक्टिविटी, बेनिफिट, सब कुछ शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है। हमने प्लान किया कि हमें इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, और प्लान को देखो डायग्राम से शो कर रहे हैं, राइट। अब इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने पर किसको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसको हम लोग गिफ्ट से शो कर रहे हैं, राइट, कि किसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, मेमोरेबल टाइम होगा, फन होगा, ओवरव्यू क्या होने वाला, प्रोडक्टिव आवर कितना होगा, ये भी हम डायग्राम की हेल्प से शो कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कितना एफिशिएंट और कितना इंट्यूटिव टाइम होगा। कोलैबोरेशन, किसको किसके साथ वर्क करना है, शेयरिंग वर्क, ठीक है, टीम वर्क कितना होगा, कलीग्स कितना है, क्रिएटिविटी को शो करे, अपने थॉट्स को शो करे, इनोवेशन, आइडियाज को। तो ऑल वी कैन से कि माइंड मैपिंग क्या है, माइंड मैपिंग में हम अपने आइडियाज को, हम अपने इंफॉर्मेशन को शो करने की कोशिश करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी प्लस लॉजिक, प्लस लॉजिक भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम डायग्राम्स के हेल्प से अपने आइडियाज को शो कर रहे हैं, सिंबल्स के हेल्प से अपने आइडियाज को शो कर रहे हैं, कलर्स के हेल्प से अपने आइडियाज को शो कर रहे हैं, वर्ड्स के हेल्प से अपने आइडिया को शो कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। और एक साथ में मीनिंग अगर देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। माइंड मैपिंग मीनिंग, ओके। देखो आके यहाँ पे माइंड मैपिंग का इतना कुछ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, माइंड मैपिंग एक टेक्निक है जो आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे बताता है। मतलब स्ट्रक्चर मतलब सब कुछ पहले से, मतलब एक सीक्वेंस वे में आप क्या करते हो, कैप्चर करते हो, अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हो, अपने इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, जिसके हेल्प से यूजर जो है आपके थॉट को समझ पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। अब अचानक से मान लो किसी को याद नहीं होगा कि क्या उनको गिफ्ट मिलने वाला है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे, ठीक है, तो उनको ये गिफ्ट का डायग्राम से तो याद आ जाएगा कि नहीं नहीं वहां पे कुछ तो गिफ्ट बना हुआ था, मतलब कुछ तो गिफ्ट हमें मिलने वाला है ना। तो कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं बहुत ही इजीली विद द हेल्प ऑफ माइंड मैपिंग, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो माइंड मैप में हम एक डायग्राम को यूज करते हैं, प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, एक प्रॉपर हायरार्की में, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस की बात हो रही है, हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, और सभी के बीच में एक रिलेशनशिप को शो करते हैं, जिसके हेल्प से हम सारा कुछ समझाना चाहते हैं। तो सिंगल कॉन्सेप्ट को हम ड्राइंग के हेल्प से, इमेजेस के हेल्प से समझा सकते हैं। जैसे प्रीवियस डायग्राम में हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, बर्थडे सेलिब्रेट करना,
बट बर्थडे सेलिब्रेट करना को कि हमने कितना सारा इमेजेस की हेल्प से समझाया था, राइट, कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो ये हो गया आपका माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हो गया, अब माइंड मैपिंग देख लिया, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग भी देख लो, BRAINSTORMING। माइंड मैपिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग साथ में इस वजह से बता रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज मत हो दोनों टॉपिक में, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, आपको मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, मान लो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आपको मैंने मान लो 3 घंटा दिया, 3 घंटा भी बहुत ज्यादा हो गया, मान लो मैंने आपको 1 घंटा दिया, 1 आवर, ठीक है, 1 आवर दिया, और मैंने बोला कि आप एग्जाम को इजी करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप मुझे सोच करके बताओ, सोच करके बताओ, एग्जाम को इजी करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू थिंक एंड यू हैव टू गिव मी आंसर राइट नाउ इन 1 आवर, ठीक है। एंड उसके बेसिस से मान लो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, सभी को मैंने बोला, ठीक है, सभी को मैंने बोला कि चलो 5 स्टूडेंट को ले लेती हूँ, और मैंने बोला कि सभी को ये करना है और सभी को मुझे आइडियाज अपना शेयर करना है विद इन 1 आवर। तो विद इन 1 आवर मतलब मैंने एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया आपको अपना आइडियाज को शो करने का, ठीक है। तो सभी अपना आइडियाज को देंगे, सभी अपना पॉइंट्स रखेंगे, ठीक है, सभी अपना पॉइंट्स रख रहे, जितना भी आइडियाज सभी को आया सभी अपना पॉइंट्स रख रहे, ठीक है। अब होता क्या है इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि मुझे ना जिसका आइडियाज, मैं क्या करूंगी, मैं सबका आइडियाज सुना, मैंने सबके आइडियाज को रेटिंग दिया, मैंने सबके आइडियाज को मार्क्स दिया कि नहीं तुम्हारे आइडियाज में ये मिसिंग है, तुम्हारे आइडियाज में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मार्क्स दे रही हूँ, रेटिंग दे रही हूँ उनके आइडियाज को। दिस इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग का फीचर, ठीक है। जहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक टाइम अलॉट किया जा रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपको बोला जा रहा है जितना सोच सकते हो उतना सोचो, जिसका सबसे बेस्ट आइडिया होगा उसी का आइडिया को क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे, उसी के आइडिया को वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो ये हो गया आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग का फीचर, समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं माइंड मैपिंग में क्या आपके पास कोई टाइम लिमिट था, नहीं, टाइम लिमिट नहीं था, हमने वहां टाइम का बात नहीं किया था। बट ब्रेनस्टॉर्मिंग में टाइम लिमिट है, यस। यहाँ पे आपके पास टाइम है, ये नहीं कि आप जिंदगी भर सोचोगे, टाइम है, बट सबसे कम टाइम किसके पास होता है, यहाँ पे होता है। ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में आप जितना आइडियाज दे सकते हो, न्यूमरस आइडिया, एक पर्टिकुलर पर्सन, वो होता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। बट यहाँ पे माइंड मैपिंग में सब मिल के आइडिया देंगे, ऑल विल थिंक टुगेदर, सब मिल के आइडियाज देंगे। एज वेल एज इसमें हम लोग क्रिएटिविटी यूज करते हैं, हम इसमें क्रिएटिविटी मतलब हम अपने आर्ट को यूज करते हैं, प्लस लॉजिकल भी होते हैं। बट यहाँ पे क्या हमने आर्ट या ड्राइंग की बात की, बिल्कुल नहीं की, बट यहाँ पे हमने आइडियाज की बात की है, एंड यहाँ पे भी हमने आइडियाज की बात की है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब ना एक बार एग्जाम में आपसे माइंड मैपिंग का ना एप्लीकेशन के बारे में एग्जाम्स में पूछा गया था, एप्लीकेशन बोलो या साइट्स बोल लो, ठीक है। माइंड मैपिंग की मल्टीपल साइट्स है जो मेरे पीडीएफ में ऑलरेडी दिए हुए हैं। कुछ कुछ माइंड मैपिंग का साइट्स जो मुझे याद है जो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि कॉगल, ठीक है, कॉगल हो गया, आपका माइंडमो हो गया, MINDOMO, ठीक है, एक्स माइंड हो गया, ओके, मीरो हो गया, ठीक है, माइंड मिस्टर हो गया, माइंड MEISTER, माइंड मिस्टर हो गया, ओके। अब फिजैम हो गया, FIGJAM। अब ये सब कुछ आपके एग्जाम्पल्स है जो आपको मतलब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बट पूरा जो लिस्ट है माइंड मैपिंग का ये पीडीएफ में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके लिए आप पीडीएफ रेफर कर सकते हो। एक चीज देख लेते हैं, माइंड मैपिंग इन किसके तरफ से दिया गया ये देख लेते हैं। माइंड मैपिंग टर्म इज गिवन बाय, किसने दिया है ये देख लेते हैं। माइंड मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका अच्छा, ये मैं आपको चेक करके बता दूंगी, ठीक है। माइंड मैपिंग सच अ कॉन्सेप्ट जिसमें हम इमेजेस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, कीवर्ड पे फोकस करते हैं।
देखो यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाला बहुत अच्छा लिखा हुआ है। माइंड मैपिंग में हम हमेशा ही देखो डायग्राम पे फोकस करते हैं, सीक्वेंस पे फोकस करते हैं, हम एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं, इमेज के हेल्प से, वर्ड के हेल्प से, पार्ट्स ऑफ वर्ड के हेल्प से, और उस पर्टिकुलर सेंट्रल आइडिया पे वी वर्क। सिंगल सेंट्रल टॉपिक होता है। हम ट्री स्ट्रक्चर के हेल्प से अपने पॉइंट को शो करते हैं। कीवर्ड पे फोकस करते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। गिफ्ट्स मतलब सिर्फ गिफ्ट लिखना है। ट्रैवल मतलब सिर्फ ट्रैवल लिखना है, ठीक है। ड्रेस का कोड क्या होगा, सिर्फ कोड लिखना है। विजुअल एलिमेंट्स होता है जैसे कि इमेज हो गया, डॉडल्स हो गया, कलर्स हो गया, जिसके हेल्प से हम अपने मेमोरी पे फोकस कर सके और पर्टिकुलर मीनिंग को समझा सके सिर्फ एक कीवर्ड के हेल्प से। सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। कैटेगराइज करते हैं, कंटेक्स्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका माइंड मैपिंग का हो गया। अब माइंड मैपिंग किसने दिया है ये तो अभी तक दिखाया नहीं, पर चलो बाद में देख लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक और है आपका, दैट इज डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज क्या, हैंड्स ऑन अप्रोच। यस, हैंड्स ऑन अप्रोच, हम करके जो सीखते हैं। तो ये लिख लो आपका डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। देखो डेल जो है ना, डेल इन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको समझने का। इन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको समझने का है। एक मॉडल दिया गया है जिसको हमें समझने का है, ठीक है। मॉडल दिया है जिसको समझने का है। अब इन्होंने ना इनका पूरा नाम है डेल नहीं, इनका पूरा नाम एडगर डेल है। क्या है, EDGAR, एडगर डेल, ठीक है। एडगर डेल, एडगर डेल इनका पूरा नाम है। और इन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम सीखते तो है, वी लर्न, सीखते तो है, हर कुछ हम सीखते हैं करके, देख के, सुन के। बट सबसे ज्यादा हम किससे सीखते हैं, मतलब हम सुन के सीखते हैं या देख के सीखते हैं या किसी चीज को करके सीखते हैं। उस चीज को इन्होंने बताया। तो एडगर डेल ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस किया कि अगर हम कुछ चीज करके देखें, डू, कुछ चीज करके देखें तो हम मैक्सिमम सीखते हैं। मतलब इन्होंने एक्शन लर्निंग पे फोकस किया। किस पे, एक्शन लर्निंग पे फोकस किया। साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे फोकस किया। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने हाथों से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी बोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि आप ना लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा फोकस करो। लर्निंग बाय डूइंग, इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि अभी आप लेक्चर तो सुन रहे हो, बट आप खुद से जब इस चीज को पढ़ोगे, समझोगे, करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एडगर डेल की जो ये कही हुई बातें है ना, कि ये डू डू डू, ये बहुत ही सही था। लर्निंग बाय डूइंग का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम लोग एक्शन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं, एक्चुअली दिस इज ट्रू। हम जो सुन रहे हैं वो तो हमें ठीक है याद रहता है, जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हमें याद रहता है, ठीक है। जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो भी हमें याद रहता है, क्योंकि मूवीज का एक एक डायलॉग किसी किसी को याद रहता है, ठीक है। बट मेन फैक्ट पता है क्या है, जितना आपको यहाँ याद हो पाएगा ना, मतलब जितना आप करके सीखोगे ना किसी चीज को, उतना आपको यहाँ से नहीं फायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से भी यू विल ऑल्सो लर्न, बट यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि आप वन डे यू विल फॉरगेट। बट वही चीज आप करके देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो इसका मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कोन। तो इन्होंने कुछ आइसक्रीम जैसा कोन दिया था क्या, यस, इन्होंने कोन दिया था। अब वो कोन को कहाँ देख लेंगे हम लोग, एक बार यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। EDGAR, डेल ऑफ, देखो इस तरह कोन आ गया ना। अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत सारा मिल जाएगा इमेजेस, ठीक है। ये देखो यहीं पे एक आ गया, फर्स्ट इमेज को ही ले लेते हैं। देखो ये वाला चीज तो थोड़ा याद करना होगा आपको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पेस आपका ये नीचे वाला एरिया ही लिया हुआ है। डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, सिमुलेटिंग अ रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग। मतलब 90% ऑफ व्हाट वी डू,
90% हमें उतना 90% हम कुछ भी अगर याद कर रहे हैं ना तो उसका 90% हमारे मेमोरी में रिटेन हो जाता है अगर वो चीज हम करके देखें, डूइंग करके देखें तब। तो सेम थिंग यहाँ लिखा है, रियल एक्सपीरियंस डूइंग द रियल थिंग। अगर हम कुछ चीज करके देखें तो 90% ऑफ व्हाट वी डू हमें याद रहता है। मतलब अगर हम कुछ चीज कर रहे हैं और हम वो चाहते हैं कि हमें वो याद रहे, तो उसमें आप तो 100% कोई काम कर रहे हो ना, चलो 10% आप फिर भी भूल सकते हो, बट 90% जो है ना उसका आपको याद रहता है अगर आप करके उस चीज को ट्राई करोगे तब। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब जैसे कि मान लो डिस्कशन हो रहा है, आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, बातचीत कर रहे हो, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, उसमें कितना याद रहता है? 70%। मतलब जितना हम बोल रहे हैं ना, उतना जितना हम बोल रहे हैं। टॉक में क्या होता है, डिबेट में क्या होता है, डिस्कशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 70% ही याद रह पाता है। ठीक है, वॉचिंग अ मूवी, मूवी देख रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा सीन देख रहे हो, कुछ लोकेशन पे देख रहे हो, तो कितना याद रहेगा? देख भी रहे हैं, सी, देख भी रहे और साथ ही साथ सुन भी रहे। मूवी में क्या होता है, अभी मूवी देखने जाओगे ना, बहुत सारा नया नया मूवीज आया है, तो मूवी देखने जाओगे अभी, तो होता क्या है मूवीज में कि आप जो चीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख रहे हैं, तो सी, आंखों का यूज हो रहा है, साथ ही साथ सुन भी रहे हो, मतलब हियर, ठीक है, मतलब कानों का यूज भी हो रहा है, एक साथ दो दो बॉडी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं, बट स्टिल आपको 50% ही याद रह पाता है। ठीक है, 50% ही याद रहता है। कुछ चीज सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो, कुछ बोलना नहीं है, ना ही सुनना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ देख रहे हो, तो देखने वाला आपको 30% याद रह पाता है, और सिर्फ सुनना और देखना वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ सुनना, जैसे रेडियो पे सुनते हो, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको 20% याद होता है। सिर्फ रीड कर रहे हो कुछ चीज, तो वो सबसे कम है, आपका 10%। समझ में आ गया पूरा? ये आपका एडगर का था, पूरा आपका एडगर कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें यू कैन सी कि सबसे ज्यादा कब याद होता है? 90% ऑफ डूइंग, है ना, 90% कुछ चीज करके देखोगे तब याद रहता है, 90% ऑफ डूइंग। ठीक है, काम क्यों कर रहे हैं? 90% ऑफ, एक मिनट, ठीक है, वहां पे नहीं लिख रही हूँ, पता नहीं वहां क्यों नहीं चल रहा। 90% ऑफ डूइंग, हम जो करके देख रहे हैं वो हमें डूइंग वाला पार्ट 90% याद रहता है। ठीक है, 70% हम जो बोलते हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है, 50% हमें क्या याद रहता है? देखना भी और सुनना भी। ठीक है, नाउ 30% क्या याद होता है? 30% क्या याद होता है? 30% हम सिर्फ जो देखते हैं, ठीक है, एंड 20% जो हम सिर्फ सुनते हैं, ठीक है, एंड 10% जो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, जिसमें यू कैन सी कि सबसे मैक्सिमम पार्ट आपको कब याद रहता है? जब आप कुछ चीज करके देखते हो, दैट मीन्स 90% आपको याद होता है बाई डूइंग। बाई डूइंग जो यहाँ पे है, तो 90% बाई डूइंग, मतलब आपको ये याद रखना है कि एडगर ने किस पे फोकस किया? एडगर ने फोकस किया लर्निंग बाई डूइंग पे फोकस किया है। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग पे फोकस किया। तो ये डायग्राम अगर बनाना चाहो बना लेना, ऐसे भी जूम करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगी। ठीक है, तो ये हुआ एडगर कोन ऑफ एक्सपीरियंस का। इनके अनुसार सबसे ज्यादा हमें कैसे याद होता है? हम जब कुछ चीज करके देखते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इनफैक्ट आप डेली लाइफ में जो करके देखो, आपको देखो कितना वो याद रहता है। ठीक है, तो ये कौन याद रखना है? 90% रिटेंशन होता है, याद रखना। ठीक है, 90% आपका रिटेंशन होता है जब आप कुछ चीज करके देखते हो। ठीक है, तो दिस इज एडगर डेल ऑफ कोन, और एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। चलो, ये तो हो गया एडगर के बारे में। अब हम कुछ लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में समझ लेते हैं। लर्निंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, आप सीख तो रहे हैं, बट सीखने का भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, सीखने का भी कुछ कुछ स्ट्रैटेजी होता है, जिसके हेल्प से आप उस नॉलेज को स्टोर कर सको
और साथ ही साथ रिटेन कर सको अपने माइंड में, और जब जरूरत पड़ी यू कैन गिव दैट नॉलेज, है ना, सामने वाले पर्सन को आप वो नॉलेज दे सको। जैसे क्या क्या हो जाता है नॉलेज, जैसे कि अभी मैंने बोला, अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, एक्टिवली मेरी बात को सुनेगा, तो वो हो जाएगा उसका एक्टिव लर्निंग, क्योंकि वो मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, वो उसका नोट्स बना रहा है, वो जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उसको साथ ही साथ लिख रहा है। अब लिख तो रहा है बट उसको लिख के रख नहीं देना है अलमीरा में सजा के, सेल्फ में सजा के रख नहीं देना है, उसको प्रॉपर से ना प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस टेस्टिंग लिख लो या प्रैक्टिस लर्निंग लिख लो, ये भी आपका एक स्ट्रैटेजी होता है लर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट, आप नोट्स बनाते हो, बिल्कुल नोट्स बनाते हो, नोट्स बना के उस पर रिविजन करते हो, बिल्कुल मैंने आपको नोट्स की क्लासेस भी दी है, तो वो भी आपका लर्निंग स्ट्रैटेजी होता है। मेटा कॉग्निटिव भी होता है। क्यों मेटा कॉग्निटिव मैं लिख रही हूँ, एक बात बताओ, मैं जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरा एक भी पॉइंट गलत लगेगा तो क्या आप उस पर दोबारा से सोचोगे? बिल्कुल सोचोगे, क्योंकि हम लोग ना मेमोरी लेवल पे नहीं, हम लोग किस कौन सा लेवल पे है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जहाँ पे हम लोग हर एक चीज का कुछ गलत लगे तो उसका पूरा एंड तक जाने की कोशिश करते। ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल जो है ना आपका, लर्निंग स्ट्रैटेजी बोलो, लर्निंग स्टाइल बोलो, ये आपका मल्टीपल होता है, मल्टीपल तरीका, ठीक है, जिसके हेल्प से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कि विजुअल भी होता है, बहुत कोई सिर्फ बैठ के मेरे क्लासेस देखेंगे, बहुत कोई सिर्फ काम करते करते मेरे क्लासेस को सुनेंगे, तो ऑडिटरी भी हो गया। बहुत कोई क्या करेगा, पीडीएफ को रीड करेगा एंड उसमें से नोट्स भी बनाएगा, रीड और राइट भी करेगा, और बहुत कोई क्या करेगा, कुछ कुछ करके भी देखेगा खुद से, ठीक है, प्रैक्टिस भी करके देखेगा। तो ये आपका लर्निंग स्टाइल हो जाता है। ठीक है, ये आपका लर्निंग स्टाइल हो गया। अब जो टीचिंग है ना, ये टीचिंग आपका डायरेक्ट भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट टीचिंग भी हो सकता है। इनडायरेक्ट टीचिंग कैसे होगा, मान लो कोई टीचर किसी स्टूडेंट से गुस्सा है तो क्या वो इनडायरेक्टली उससे बात करेगी, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टीचिंग बोलते हैं क्या? नो 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 नो, यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट टीचिंग मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टीचिंग में स्टूडेंट को टीचर जो है ना, स्टूडेंट को डायरेक्टली बोल देती है, बता देती है कि देखो आज के टेस्ट में ये 10 क्वेश्चन आएंगे, ये 10 क्वेश्चन पढ़ के आ जाना। ठीक है, जैसे कि जब मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि डायरेक्ट टीचिंग में आप ये समझो कि स्टूडेंट को मैंने बोला कि एक स्पेसिफिक इसी टॉपिक पे आप स्टडी करना, मैं इसी से क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट टीचिंग। सिंपल, वेरी इजी। मैंने क्या बोला, मैंने आपको पहले से ही क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि आज के क्लास में ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, इससे ही सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट टीचिंग। बट इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट में हुआ कि ना ही मैं पहले से आपको लाइक प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ, ना ही मैं पहले से आपको टॉपिक के बारे में बता रही हूँ, कुछ नहीं बता रही हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका कॉग्निशन लेवल चेक करने के लिए, कॉग्निशन लेवल चेक करने के लिए, आपका थिंकिंग चेक करने के लिए मैं ऑल ऑफ सडन मैं कुछ भी आपसे पूछ ले रही हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट टीचिंग। सिंपल। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे मैंने मान लो किसी भी स्टूडेंट से अचानक से कुछ भी पूछ लिया, तो अब ये इसका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा, है ना, ये अपना थिंकिंग एबिलिटी पे वर्क करेगा, अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज पे वर्क करेगा। तो अल्टीमेटली किसका यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, स्टूडेंट का ही डेवलपमेंट हो रहा है। तो यू कैन सी ना, आप खुद समझ सकते हो कि डायरेक्ट टीचिंग किसके लिए होगा, स्कूल चिल्ड्रन के लिए होगा डेफिनेटली, और ये इनडायरेक्ट टीचिंग किसके लिए होगा, ये हमारे लिए होगा, पीएचडी बच्चों के लिए होगा, है ना, हमारे लिए होगा, जेआरएफ स्टूडेंट के लिए होगा, जैसे हमारे से एग्जाम में एनटीए पूछता है ना, इनडायरेक्टली कुछ भी पूछ लेता है ना। तो ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया। अब जैसे रीडायरेक्ट में मैंने क्या किया, मैंने आपको कंटेंट दे दिया और बोला कि इसी से आपको क्वेश्चन आएगा, तो ये हो गया कंटेंट बेस्ड, तो ये आपका डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया, डायरेक्ट टीचिंग का एग्जांपल हो गया, राइट। और मान लो मैंने बोला कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक कुछ ऐसे पीडीएफ दे रही हूँ, इसी से आपको पढ़ने का, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मैंने एक फैक्ट को सेलेक्ट किया और फैक्ट की हेल्प से मैं बढ़ा रही हूँ आपको, तो ये सब आपका डायरेक्ट टीचिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब वहीं पे आप इनडायरेक्ट टीचिंग का भी देख लो। अब इनडायरेक्ट टीचिंग में क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट टीचिंग में मैंने क्या किया, अचानक से आपको क्वेश्चन दे दिया एंड आपको उसको सॉल्व करना है, बात खत्म। मैंने पूरा प्रोसेस के बारे में आपसे ये कर दिया, प्रोसेस बेस्ड होता है ये। ठीक है, हाँ, ये आपका कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट, और ये आपका डाइवर्जेंट होता है।
तो ये आपको समझने का है कि इनडायरेक्ट टीचिंग का क्या होता है और डायरेक्ट टीचिंग का एग्जाम्पल्स क्या होता है। जैसे कि मान लो अभी आपको वाईटी का क्लास जो होता है, कितने सारे क्लासेस है ना, तो ये इनडायरेक्ट टीचिंग हो गया। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई बिलीव क्लियर होगा। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर पे। हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 हेल्पिंग बिहेवियर पे आते हैं। तो 5 हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर पहले एग्जाम में बहुत पूछे जाते थे, मतलब हमेशा एग्जाम में आता था ये। हेल्पिंग बिहेवियर क्या है, की बिहेवियर क्या है, आपको हेल्पिंग बिहेवियर बताना है जिसके हेल्प से टीचिंग और इफेक्टिव हो सकता है। तो ये पूरा प्रॉपर 5 पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखने का है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हम क्या करना है, हमें क्या करना है, यूज करना है आइडियाज। किसका आइडियाज को यूज करना है, ये सब किसके लिए है, टीचर के लिए। टीचर के लिए टीचिंग कैसे इफेक्टिव हो सकता है, हेल्प किसको करना है, टीचर को हेल्प करना है, सो दैट उनका टीचिंग और इफेक्टिव बन सके और लर्नर्स को और अच्छा से समझ सके। तो आइडियाज यूज करेंगे सबसे पहले, किसका आइडियाज यूज करेंगे, स्टूडेंट्स का आइडियाज को यूज करेंगे, सो दैट हमारा लेसन जो है और क्लियर हो सके। अब स्टूडेंट्स देखना, अब क्लास जब मैं लाइव क्लास लेती थी तो मेरे स्टूडेंट्स ना, पढ़ाती थी मैं, तो वो लोग अपना लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर करते थे कि हाँ मैम हमारे क्लास में ऐसा होता था वैसा होता था, तो कनेक्ट कर पाते हैं वैसे स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें स्टूडेंट्स का आइडियाज को यूज करना है सो दैट स्टूडेंट भी सोच सके कि नहीं मैम मुझे सुन रही है, अगर मैं मैम को सुन रहा हूँ तो मैम भी मुझे सुन रही है, मैम भी मुझे वैल्यू दे रही है, मैम के नजर में भी मेरा कुछ वैल्यू है। तो वो भी बच्चा वैल्यूबल फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। तो अल्टीमेटली इससे आपका क्लास ही अच्छा होगा, लेसन क्लैरिटी मिलेगी, राइट। तो लेसन देते समय, क्लास देते समय मुझे स्टूडेंट के आइडियाज को भी सुनना है, स्टूडेंट का आइडियाज हुआ, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हुआ, नॉलेज हुआ, उसको भी अपने लेसन में कंट्रीब्यूट करना है सो दैट वो भी वैल्यूबल फील कर सके, है ना। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे लिए तो मेरा एग्जिस्टेंस है ही नहीं। नेक्स्ट, हमें क्लास को प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर करना है सो दैट मेंटल और साथ ही साथ आपका मेंटल और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज है ना उससे आप कनेक्ट कर सको, ठीक है। जब जरूरत पड़े तो मुझे क्वेश्चंस करने हैं स्टूडेंट्स से, और स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चंस है उसको भी मुझे आंसर करना है। और क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकती हूँ और इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, जिसके हेल्प से मेरा टीचिंग और इफेक्टिव बन सकता है। जैसे कि मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया, तो इससे मुझे पता चलेगा ना कि मेरे स्टूडेंट्स कितने अटेंटिव है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मैं प्रोबिंग भी कर सकती हूँ। प्रोबिंग करना मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैंने पूछा कि अब मुझे तुम बताओ कि क्या मुझे क्लासेस को एक सीक्वेंस में लेके चलना चाहिए या कहीं से कुछ भी पूछ देना चाहिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्लास को हमेशा एक सीक्वेंस में लेके चलना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सो दैट मैं ये जान सकूं, मैं प्रोब कर रही हूँ सो दैट मैं ये जान सकूं कि हाँ बच्चे को समझ में आया या नहीं आया। साथ ही साथ मुझे अपने टीचिंग में हमेशा ही इन्वॉल्व रहना है, मतलब हमेशा ही स्टूडेंट के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है मुझे, है ना, रिलेशनशिप, सो दैट वो लेक्चर को कनेक्ट कर सके खुद से, उनके इंटरेस्ट की बातें करना है, ठीक है, उनके साथ एक आई कांटेक्ट बना के रखना, उनके जेस्चर्स को मुझे समझना होगा, ठीक है, सो दैट मैं उनसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाऊँ। मैं लास्ट टाइम आपको हेल्पिंग बिहेवियर बता रही हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की जरूरत है, हेल्पिंग बिहेवियर में आपको हेल्प किसको करना है, टीचर को हेल्प करना है। क्यों हेल्प करना है, सो दैट उनका टीचिंग जो है और इफेक्टिव हो सके, और टीचिंग इफेक्टिव होने से आपका लर्निंग जो है और अच्छा हो सके, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को सोच करके हेल्पिंग बिहेवियर को याद करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को, आप क्या समझोगे, खुद को समझोगे प्रोफेसर, आप एक प्रोफेसर हो, ठीक है। अब बीइंग अ प्रोफेसर, अब आपके क्लास में अगर कोई स्टूडेंट अपना आइडियाज दे रहा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आइडिया। आपको उनके आइडियाज को सुनना है, आपके उनके आइडियाज को समझना है, उनके कंट्रीब्यूशन को अपने लेक्चर्स में इन्वॉल्व करना है। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए लेसन में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए लेसन,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से, जिसके हेल्प से आप क्लास को और इंटरेस्टिंग बना सको। आपको बच्चों का नॉलेज को चेक करने के लिए उनसे क्वेश्चंस करना होगा। डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, सो दैट आप ये समझ सको कि हाँ बच्चा एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। अचानक से आपने स्टूडेंट से कुछ प्रोब कर दिया, जैसे कि मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैंने ये भी बोला कि नहीं तुम्हारा कहने का मतलब ये नहीं ये था, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि बच्चा कॉन्फिडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने आंसर्स में, मैं तो प्रोबिंग कर रही हूँ। फिर मुझे अपने टीचिंग में भी इन्वॉल्व रहना है, और वो मैं कैसे कर सकती हूँ, लर्नर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के उनकी इंटरेस्ट की बातें, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स। अब मैं मान लो क्वेश्चन पूछ रही हूँ और क्वेश्चन पूछने समय आपको फेस टू फेस नहीं देख के इधर उधर कहीं भी देख रही हूँ, तो आपको भी अजीब लगेगा, मुझे तो अजीब लगेगा ही लगेगा। तो दिस ऐसा नहीं होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट मतलब हुआ कि जहां जरूरत पड़ रहा है वहां पे स्टूडेंट के साथ आई हैव टू मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, सो दैट दोनों कॉन्फिडेंट रह सके। अब ये तो हो गया आपका हेल्पिंग बिहेवियर। अब आ जाते हैं हम लोग की बिहेवियर पे। की बिहेवियर, BEHAVIOUR। अच्छा चलो मैं इसका एक न्यूमोनिक बना देती हूँ, USQPT, USQPT। ठीक है, ये आपका एक हो गया कीवर्ड जिसकी हेल्प से आप हेल्पिंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। की बिहेवियर से मुझे वो याद आया कि हाँ एक न्यूमोनिक है हमारे पास। ठीक है, चलो ठीक है। अब की बिहेवियर क्या होता है? की बिहेवियर मतलब वो बेसिक सारे पॉइंट्स जिसके हेल्प से आपका टीचिंग जो है इफेक्टिव हो सकता है। ये आपको खुद ही ध्यान रखना है, मतलब टीचर को ही खुद को हेल्प करना है अपना टीचिंग इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे पहले आपको लेसन क्लैरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेसन क्लैरिटी। अब एक बात बताओ, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता है मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। ठीक है, मुझे खुद को ही नहीं पता है, तो ये कैसे होगा? चलेगा क्या? काम चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे लॉजिकल वे में अपने पॉइंट्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना है। मुझे इस तरीके से अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना है सो दैट आप समझ पाओ, प्रॉपर ऑडिबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सो दैट आपका इंटरेस्ट डे बाय डे उस टॉपिक में और बढ़े। आप और चाहो कि मैम आप नेक्स्ट क्लास कब ला रहे हो, नेक्स्ट क्लास कब अपलोड कर रहे हो। ठीक है, तो लेसन क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, ऑडिबल, अंडरस्टैंडिंग, ये होता है लेसन क्लैरिटी। नेक्स्ट हो गया इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी मतलब क्या हुआ कि मैं अलग अलग वेराइटी के खाना है हमारे पास, है ना, अलग अलग वेराइटी का खाना मिलता है वहाँ पे, अलग अलग वेराइटी का फूड का इंतजाम किया गया। और इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब हमारे पास अलग अलग वेराइटी है, मतलब मैं अपने मटेरियल को कैसे प्रेजेंट करूंगी, मैं अपना फीडबैक बच्चों को कैसे डिस्क्लोज करूंगी, हाउ आई एम गोइंग टू टीच देम, मैं क्या मेथड यूज करूंगी, कौन से वेराइटी के हेल्प से ये सब करने वाली हूँ, ये हो जाता है इंस्ट्रक्शन में। तो ये तो एक टीचर ही सोचेगी ना कि उसको अपने मटेरियल कैसे प्रेजेंट करना, उसको फीडबैक कैसे देना है स्टूडेंट को, उसको कैसे पढ़ाना है अपने स्टूडेंट को। तो ये दैट्स व्हाई की बिहेवियर एक टीचर का टीचिंग कैसे इफेक्टिव बनाने का है वो है। टास्क ओरिएंटेशन होता है नेक्स्ट, टास्क ओरिएंटेशन। ठीक है, टास्क ओरिएंटेशन। नाउ व्हाट इज दिस टास्क ओरिएंटेशन? मतलब मेरा जो कंटेंट है, कंटेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेशन मतलब टास्क से कनेक्टेड होना चाहिए। मुझे स्टूडेंट का एंगेजमेंट का भी सोचने का है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चों का कुछ सोच ही नहीं रही हूँ, तो उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आधे बच्चे सो गए हैं, आधे बच्चे जाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एक एंगेजमेंट को मेंटेन रखने के लिए मुझे स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ पूछते रहना चाहिए, स्टूडेंट भी कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी शो करते रहे, तो दैट मुझे लगे कि वो भी इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में। ठीक है, लास्ट हो जाता है आपका अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, जहां पे मैं सक्सेस पे वर्क करूंगी। ठीक है, सक्सेस पे वर्क करूंगी। अब चलो यहाँ पे मैं बता देती हूँ इसका कीवर्ड क्या है, LITEES। ठीक है, लाइट्स, LITES, ये हो गया इसका कीवर्ड, लाइट्स। लाइट्स किसका है? हेल्पिंग बिहेवियर का। L फॉर लेसन क्लैरिटी, लेसन क्लैरिटी होना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए मैं कौन सा वेराइटी यूज करने वाली हूँ, मटेरियल अपना सामने स्टूडेंट को प्रेजेंट करने के लिए कौन सा वेराइटी यूज करूंगी, फीडबैक कैसे डिस्क्लोज करूंगी, पढ़ाऊंगी कैसे, ये होता है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी। टास्क ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, टास्क ओरिएंटेशन, प्रोसेस ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए।
स्टूडेंट का एंगेजमेंट का भी सोचने का है मुझे, और उनके सक्सेस का भी सोचने का है। तो ये हो गया आपका की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग का है। ठीक है, जैसे कि आपको ब्लूम के बारे में, गैग्नी एंड ब्रिग्स के बारे में आपने देखा होगा, क्वेश्चंस आता है, ब्लूम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दो मेन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके हेल्प से हम अपने इंस्ट्रक्शन को मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लूम ने दिया है वो देख लेते हैं। ब्लूम, classification of instruction given by Bloom, classification of instruction which is given by Bloom। ठीक है, अब ब्लूम ने क्या दिया है देख लो यहाँ पे। ब्लूम का कहना था कि इन्होंने ना लाइक टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क किया। सबसे पहले इन्होंने ना तीन कैटेगरी डिवाइड किया। एक हो गया इनका कॉग्निटिव, ठीक है, और आपका आगे हो जाएगा फिर और भी है ब्लूम का कैटेगरी। पहले हम कॉग्निटिव को देख लेते हैं, कॉग्निटिव डोमेन। सबसे पहले हम अभी क्या पढ़ रहे हैं ये समझो कि अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं टीचिंग का, जिसमें से हमारा लाइक प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए, क्या टेक्निक होता है। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही स्टेबल रह सके ये देखने का है। तो दो मेन तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है, एक ब्लूम ने कुछ प्रोवाइड किया और एक गैग्ने एंड ब्रिग्स ने। तो ब्लूम का जो क्लासिफिकेशन है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव को लेके उसको समझेंगे। अब इसके द्वारा देखो कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब मैंने क्या बताया था मॉर्निंग के क्लास में, जहां भी कॉग्निटिव वर्ड आए आप नॉलेज का सोचोगे। किसका सोचोगे? नॉलेज का। ठीक है, हम कैसे अपने इंटेलेक्चुअल ऑब्जेक्टिव को और डेवलप कर सकते हैं उसका हम सोचते हैं। ठीक है, हम अपना मेन लर्निंग पे फोकस करते हैं, मेन और लर्निंग पे फोकस करते हैं। ये आपका कॉग्निटिव में होता है। तो कॉग्निटिव में ना टोटल 6 फंक्शंस है हमारे पास। सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे? नॉलेज। उसके बाद क्या होगा? कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? एप्लीकेशन के बाद हो जाएगा एनालिसिस, एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस। उसके बाद क्या होगा? सिंथेसिस, THESIS, एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। ये पूरा का पूरा ना आपका कॉग्निटिव के अंदर आता है, ये ध्यान में रख लो। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, कॉग्निटिव के अंदर ये सारे के सारे इन्वॉल्व है। नॉलेज में क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम रिकॉल करते हैं। जो कुछ भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया आप उसे रिकॉल करोगे। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्लास में दिया, जो भी नॉलेज आपको दिया गया है अब तक, आप उसे रिकॉल करोगे। रिकॉल करने के बाद, है ना, रिकॉल करने के बाद इसमें आपका नॉलेज में बेसिकली आपका क्या है? रिकॉल कैसे कर सकते हो आप इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? जहां भी वर्ड कॉम्प्रीहेंशन दिखे ना, समझ जाओ अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं? मटेरियल जो मैं अब जैसे जो मैंने पीडीएफ दिया आपको, अब उसका मीनिंग आपको समझना होगा, मतलब आप कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन की बात हो रही है। एप्लीकेशन मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अप्लाई करने की बात कर रही हूँ। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई, अप्लाई कर लिया। उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि हाँ कितना सही है, कितना गलत है, क्या नहीं है। ठीक है, दिस इज द एनालिसिस, कि हम एनालिसिस करते हैं कि क्या सही था क्या गलत था, उसको पूरा तरीके से ब्रेक करके समझते हैं। ठीक है, सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस में हम पूरा कॉम्बिनेशन का पार्ट को समझते हैं एंड उसको एक होल बोलते हैं ना, पूरा एक रूप देते हैं। एंड इवैल्यूएशन मतलब सिंपल क्या हुआ? जजमेंट, जजमेंट करो क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा आपका कॉग्निटिव का 6 टोटल पूरा इसका 6 मेन लेवल है जो आपका कॉग्निटिव के अंदर फॉल करता है। इसको हमने शॉर्टकट से क्या पढ़ा था? KCAASE। अगर इसका थोड़ा और ब्रीफ में जानना होगा ना तो आप मेरे डिटेल क्लास को विजिट कर सकते हो। KCAASE दैट इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, देन सिंथेसिस, देन इवैल्यूएशन। याद रखना हमेशा ही, सबसे पहले आपके पास नॉलेज आएगा, नॉलेज को रिकॉल करोगे, समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे, उसके बाद उसको ब्रेक करके समझोगे, फिर एक होल समरी बनाओगे, उसके बाद आप जजमेंट करोगे कि हाँ कितना सही था कितना गलत था।
दिस इज द KCAASE। ये हो गया आपका ब्लूम का ये कॉग्निटिव, ठीक है। अब ये कॉग्निटिव को ना दोबारा से ना रीअरेंज किया गया एंड रीअरेंज करके ना इसको और एक नाम दिया गया, ठीक है, रीअरेंज किया गया। अब रीअरेंज करके भी थोड़ा इधर उधर किया गया, जैसे कि ब्लूम का टैक्सोनॉमी जो 1956 में भी एक आया और एक आपका 2001 में भी आया। तो ये तो आपका ओल्ड वाला था, दिस वाज अबाउट ओल्ड वन, और ये आपका रिवाइज्ड वाला था, रिवाइज्ड, ठीक है। अब ये दोनों ही ब्लूम का टैक्सोनॉमी है, बट इसको दिया है किसने? 1956 को दिया है बेंजामिन बेंजामिन ब्लूम ने, एंड ये रिवाइज्ड वाला कौन दिया है? लॉरेन एंडरसन, LORINANDERSON, एंडरसन, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दो ऊपर नीचे कर दिया है, जैसे कि इसका अभी जस्ट हमने पढ़ा, दैट वाज KCAASE, ठीक है, इवैल्यूएशन। देखो ऐसे लिखना कितना आसान हो गया ना, मैंने निमोनिक लिख लिया तो K से नॉलेज, C से कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले क्या करते हैं? अप्लाई या एनालिसिस? अप्लाई, तो एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, ठीक है। तो ये आपका बेंजामिन ब्लूम ने दिया था जो वो है। अब देखो इसको रिवाइज करके क्या किया गया, ये नॉलेज की जगह क्या कर दिया पता है? रिमेम्बर। अब एक बात बताओ, नॉलेज में हमने रिकॉल तो लिखा ही था, रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिमेम्बर, समझो, बस इसका एक अलग सा नाम दे दिया। कॉम्प्रिहेंशन का भी जस्ट मैंने आपको बताया अंडरस्टैंड, तो इन्होंने अंडरस्टैंड इसका ही एक सिंपल फॉर्म मीनिंग में दे दिया, आप ये समझो। अप्लाई, एप्लीकेशन को क्या बोला मैंने? अप्लाई, तो ये इन्होंने अप्लाई नाम दे दिया, ठीक है। ये एनालिसिस को ऐसे लिखते थे और ये लिखते थे एनालाइज, वेरी गुड, एनालाइज, बस हमें पोकर में परेशान कर रहे हो क्या? सिंथेसिस का इन्होंने, और ये क्या किया पता है? ये इवैल्यूएशन को यहां ले आए पहले, एंड ये सिंथेसिस को हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे क्रिएट ही कर रहे थे ना, होल बना रहे थे ना, कुछ ब्रेक करके होल पूरा नॉलेज क्रिएट कर रहे थे ना, यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो यही था आपका रिवाइज्ड और पुराना वाला में ये। अच्छा एक बात समझ लो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे हाइयर लेवल कौन सा है, ठीक है, हाइयर लेवल, तो हमेशा याद रखना सबसे हाइयर लेवल इज दिस वन, मतलब इवैल्यूएशन, और सबसे लोअर लेवल क्या है? तो लोअर लेवल हो जाएगा नॉलेज, ठीक है, लोअर नॉलेज, हाइयर आपका इवैल्यूएशन, हाइयर इज इवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा हो जाएगा? रिमेम्बरिंग का हो जाएगा। तो चलो ब्लूम का ही अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉग्निटिव हुआ आपका, एंड ये हो गया कॉग्निटिव का ही आपका रिवाइज्ड वाला। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। ब्लूम ने कॉग्निटिव के बाद एक आपका अफेक्टिव डोमेन भी दिया, इफेक्टिव डोमेन भी प्रोवाइड किया। इफेक्टिव डोमेन में इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे वो देख लो। इफेक्टिव डोमेन ना जो आपका ना लाइक देखो, इन सबका कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से ना मुझे पहले ना मुझे आपको ना 3H की स्टोरी बतानी चाहिए थी। 3H क्या है पता है? 3H मतलब आपका एक हो गया हेड, एक हो गया आपका हार्ट, और एक हो गया आपका हैंड, ठीक है। तो ये जो हेड है ना, ये किससे कनेक्टेड है? कॉग्निटिव से, कॉग्निटिव से। और ये हार्ट किससे कनेक्टेड है? अफेक्टिव, अफेक्शन, लव, है ना। और हैंड किससे कनेक्टेड है? ये आपका साइकोमोटर, साइकोमोटर। तो ये ही आपका ब्लूम ने प्रोवाइड किया था, ब्लूम ने, जिसमें से हमने जस्ट अभी कॉग्निटिव को खत्म किया, जहां पे आपने देखा हर कुछ आपका माइंड से कनेक्टेड था। देखो कॉग्निटिव में हर कुछ माइंड से कनेक्टेड है, हर कुछ माइंड से कनेक्टेड है। अब हम आ गए हार्ट वाले एरिया पे, हार्ट वाले एरिया पे मतलब अफेक्शन वाले एरिया पे, जिसको हम लोग अफेक्टिव डोमेन के नाम से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ना हार्ट मतलब क्या हुआ? हम ना मोटिवेशन की बात करते हैं, हम ना यहाँ पे मोटिवेशन के साथ साथ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम वो काम करना चाहते या नहीं करना चाहते, विलिंगनेस पे वर्क करते हैं, ठीक है। वी आर थिंकिंग अबाउट आवर एटीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका अफेक्टिव पे आ गया है। तो अफेक्टिव में क्या है? सबसे पहले हम रिसीव करते हैं,
क्या करते हैं, रिसीव, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू करते हैं, वैल्यूइंग, उसके बाद हम वैल्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आप कैरेक्टराइज कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा, आपका अफेक्टिव का शॉर्टकट क्या लिखोगे, आर स्क्वायर बी ओ सी, आर स्क्वायर बी ओ सी। अब देखो ये रिसीव क्यों लिखा है मैंने, ये देखो, अब यहाँ पे ना मैंने हार्ट की बात की थी, मैंने क्या लिखा था ऊपर में, हार्ट की बात की थी। अब दिल जिसको मानेगा ना उसी को तो मैं रिसीव करूंगी, मतलब दिल जिसको मानेगा उसी की बातें मैं सुनूंगी, मतलब आई हैव टू सी कि क्या आप मेरी बातों को सुनने के लिए रेडी है या नहीं है, और अगर रेडी है तो मैंने अपने मतलब आप मुझे सुनने को रेडी है, तब आपने मेरी बातों को क्या किया, रिसीव किया। दिस इज सबसे पहला स्टेप, रिसीव किया, आपका मन है तभी आपने रिसीव किया, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे विलिंगनेस लिखा है, मतलब आप रेडी हो तभी आप मेरी बात सुन रहे हो, राइट। तो रिसीव मतलब आप विलिंगनेस, आपका मन है मुझे सुनने को, इस वजह से आप इस क्लास को देख रहे हो, राइट। अब देखो आगे आगे होता क्या है, आर का मतलब रिस्पॉन्ड, मतलब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, मतलब आप मेरे क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो। चलो ठीक है मैं पोल नहीं दे रही हूँ, बट आप मन ही मन तो मुझे रिप्लाई कर रहे हो ना, बता दो जरा, ठीक है। तो दिस इज द रिस्पॉन्ड, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हो, आपका मन है पार्टिसिपेट करने का मेरे क्वेश्चंस में, आपका मन है मुझे आंसर देने का, आपको मन है मुझे रिप्लाई देने का, ठीक है, बट आप दे नहीं रहे हो। लेकिन ये आपका इफेक्टिव में आपका आ जाता है क्या, हार्ट से सारा कुछ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे हर एक चीज के आगे आप क्या वर्ड लगाओगे, विलिंगनेस, आपका मन है तभी आप रिसीव कर रहे हो, आपका मन है तब आप रिस्पॉन्ड भी करोगे। उसके बाद आपको लगेगा नहीं मैम तो जो पढ़ा रही है वो तो बिल्कुल सही पढ़ा रही है, मतलब अब आप क्या होगे, अब आप मेरी बातों का वैल्यू करना शुरू कर दोगे और मेरे क्लास में इन्वॉल्व हो गया, मतलब मेरे हर एक लेक्चर को वॉच करोगे। उसके बाद मेरे दिए गए पॉइंट्स को, मेरे दिए गए आइडियाज को आप ऑर्गेनाइज करोगे, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आप वैल्यू देना शुरू करोगे और पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल था, अफेक्टिव डोमेन में आपको हर एक वर्ड के आगे विलिंगनेस लगाना है, जहां पे मेरा मन हो रहा है आपको सुनने का तभी मैं आपको सुन रही हूँ, आपके बातों को रिसीव कर रही हूँ, आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, वैल्यू दे रही हूँ आपके क्लासेस को, और आपके क्लासेस में इन्वॉल्व कर रही हूँ, खुद को कमेंट कर रही हूँ, ठीक है। आपने जो भी आइडियाज दिया था ना सबको ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, उस पर वर्क कर रही हूँ, एंड लास्ट में कैरेक्टराइजिंग इज देयर। तो ये हो जाता है आपका हार्ट वाला पार्ट, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। मैं यहाँ पे हार्ट लिख दे रही हूँ 3H में, ये आपका हार्ट वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट आता है आपका हैंड वाला पार्ट, हैंड, हैंड 3H में लास्ट इज हैंड, राइट। हैंड मतलब क्या, यहाँ पे हम सब कुछ करके देखेंगे, यस यहाँ पे हम सब कुछ करके देखेंगे, माइंड को यूज किया, दिल को यूज किया, अब थोड़ा हाथ को भी यूज कर लो। तो अब आ जाता है आपका PSYCHOMOTOR, साइकोमोटर डोमेन। ना व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन, अब इसमें क्या होता है ये देख लो। साइकोमोटर डोमेन जो होता है ना, ये ना बेसिकली ना टेक्निकल स्किल्स से कनेक्टेड होता है। टेक्निकल स्किल्स क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि टेक्निकली हम लोग करके देखते हैं, टेक्निकली हम लोग करके सीखते हैं, तो इसको हम लोग टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले इमिटेशन, इमिटेशन, नेक्स्ट मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, नेक्स्ट precision, 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 next articulation, next naturalization। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने हाथ से करके देखने की बात की आपको, राइट। मान लो मैं आपको डांस क्लासेस दे रही हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपको डांस क्लासेस दे रही हूँ, डांस क्लासेस जो दे रही हूँ सबसे पहले मैं आपकी लीडर हो जाऊंगी अगर मैं आपको डांस क्लासेस दे रही हूँ तो। अब आप मेरे को फॉलो करोगे और मुझे देख करके सीखोगे, मतलब मेरे जो स्किल्स है उसको कॉपी करना यू विल स्टार्ट, है ना। एक मिनट ये गड़बड़ हो गया।
मतलब मेरे जो स्किल्स है आप उसको क्या करोगे, कॉपी करना स्टार्ट करोगे, राइट। मेरे मूव्स को, मेरे स्टेप्स को आप कॉपी करोगे। मान लो मेरी एक स्टेप है तो यहाँ पे ये इमिटेशन किया, जहाँ पे यू हैव स्टार्टेड कॉपीइंग, आप मेरे स्किल्स को सीखना चाहते हो, आप मेरे नॉलेज को सीखना चाहते हो, आप सेम टू सेम मुझे करना चाहते हो। ऐसे ही हम करते हैं ना डांस टीचर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो मेरा एक स्टेप्स है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या सोचा कि मैं ना थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेती हूँ, मैं ना थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे कर लेती हूँ, मैम से हो जा रहा है बट मुझसे नहीं हो पा रहा, तो मैं ना थोड़ा बहुत हैंड्स का मूवमेंट में चेंज कर देती हूँ। तो मतलब आपने मैनिपुलेशन किया। प्रिसीजन में क्या होता है, फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। प्रिसीजन से आप क्या समझोगे कि प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, सो दैट आप भी बेस्ट परफॉर्म कर सको, ठीक है, आप भी बेस्ट परफॉर्म कर सको। इसलिए अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। प्रैक्टिस करने के बाद आप देखते हो कि हाँ, मुझे जब तक उस चीज में इफेक्ट, मतलब पूरा एक अच्छा मैं लेवल नहीं हासिल कर लूं, तब तक आई हैव टू डू। उसके बाद आपका नेचुरल हो जाता है, आप हर जगह डांस करने लग जाते हो, हर जगह एवरीवेयर यू डू द डांस, है ना। मतलब ये नेचुरल हैबिट हो जाता है आपका, ये आपका हैबिट में आ जाता है। जैसे कि आपने कुछ डांसर्स को देखा होगा, वो स्टार्टिंग टाइम में उतना मतलब इजी नहीं होते जितना अब हो जाते हैं। अब उस डांसर को कहीं गाना भी बजते हुए सुन लेगा ना, तो वही डांस करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि अब उसके वो हैबिट में आ चुका है वो डांस करना, हैबिट दैट इज नेचुरलाइजेशन, ठीक है। फिर से बता दे रही हूँ, साइकोमोटर डोमेन जो होता है ये आपका हैंड से कनेक्टेड होता है, ये आपका करके देखने से कनेक्टेड होता है। जहां पे मान लो एक डांसर को हमने पहले कॉपी करना शुरू किया, ठीक है, कॉपी करना शुरू किया, ठीक है, लीडर को फॉलो किया, उसके स्किल्स को सेम टू सेम कॉपी करना शुरू किया। मान लो डांसर का कोई एक स्टेप है जो मुझसे नहीं हो पा रहा है, देन आई एम गोइंग टू डू सम चेंजेस, मैंने चेंजेस किया, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने शुरू किया, जिसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं, प्रैक्टिस, सो दैट मैं भी उसमें प्रॉपर एक अपना क्या बोलते हो, प्रॉपर एक अपना जगह बना सकूं, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस कर करके एक लेवल हासिल किया कि नहीं, मैं भी अब अच्छी डांसर बन गई हूँ। एंड व्हेन आई एम अ गुड डांसर, व्हेन आई एम अ गुड डांसर, जब मैं एक बहुत ही गुड डांसर बन जा रही हूँ, देन इन दैट केस उसके बाद मेरा हैबिट हो जाएगा, जहाँ पे भी गाना बजेगा आई विल स्टार्ट डांसिंग, है ना। तो ये हो जाता है आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर का निमोनिक क्या होगा, IMPAN, ये आपका साइकोमोटर का निमोनिक होगा। तो अभी हमने ब्लूम का खत्म किया है। ब्लूम का पूरा एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। ब्लूम का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेंजामिन ब्लूम का, ठीक है। ये आपका एक्चुअल में 3H पे बेस्ड है। 3H मतलब क्या क्या है देख लो फिर से। एक हो जाता है हेड, एक हो जाता है हार्ट, एक हो जाता है हैंड, एक हो जाता है हार्ट, एक हो जाता है हैंड। जहां भी हेड की बात है, मतलब नॉलेज की बात करें, और जब नॉलेज की बात करें तब आपका कौन सा आता है, कॉग्निशन, दैट इज कॉग्निटिव, ठीक है। हार्ट का जब भी बात आए तो दैट इज अफेक्शन होता है, तो उसको हम लोग अफेक्टिव बोलेंगे। हैंड का जब भी बात आए तो उसको हम लोग साइकोमोटर बोलते हैं, तो ये आप साइकोमोटर लिख लेना, ठीक है। नाउ कॉग्निटिव का हमने निमोनिक क्या पढ़ा, अभी कॉग्निटिव का हमने पढ़ा है KCAASE, ठीक है। उसके बाद हमने अफेक्टिव का क्या पढ़ा है, अफेक्टिव का अभी जस्ट हमने किया है, दैट इज रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, देन आपका कैरेक्टराइजिंग। तो R2BOC हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। लास्ट वन हो जाएगा, ऐसे करके अपने नोटबुक में बार बार लिखना, आराम से याद हो जाएगा। फिर हो जाता है साइकोमोटर। साइकोमोटर का हमने क्या क्या पढ़ा है, IMPAN, है ना। अब देखो इसे कैसे मुझे याद आता है, ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा था, बट ये लिखने के बाद याद आ जाएगा। कैसे, रुक जाओ, यहाँ मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा है। एन, हाँ, IMPAN, ठीक है। इमिटेशन था पहले वाला, इमिटेशन, ठीक है। उसके बाद हम चेंजेस करते हैं, दैट इज मैनिपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिसीजन, PRECISION, प्रिसीजन। उसके बाद आर्टिकुलेशन, उसके बाद आपका वो नेचर में आ जाता है, दैट इज नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ अफेक्टिव का देख लो, एक एक करके लिख लो। दैट इज सबसे पहले मैं, मुझे वो चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे उसकी नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, रिसीव करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, फिर वैल्यूइंग करना शुरू करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं उसके नॉलेज को, फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसका भी इजी था। जैसे कि पहले नॉलेज, नॉलेज आया पहले, फिर आपका आया कॉम्प्रिहेंशन, फिर आया आपका एप्लीकेशन,
फिर आया एनालाइजिंग, फिर आया सिंथेसिस, फिर आया इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन क्लियर है। अब ये हो गया आपका ब्लूम का। ठीक है, अब हम लोग जो ब्रिग्स का है वो कल के क्लास में करते हैं, क्योंकि स्लाइड भी ओवर हो चुका है और मैं अभी टाइम भी हो गया है, तो ब्रिग्स का स्लाइड फिर मुझे न्यू से बनाना होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एवरीवन। ये जो मतलब स्लाइड्स है पीडीएफ में आपको बना के दे दूंगी टेलीग्राम पे, वहां से ले सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स में आपको हेल्प करेगा। और कहीं भी किसी को भी डाउट हो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो नीचे, मैं सभी को रिप्लाई करूंगी। एंड कहीं भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या कहीं भी कुछ समझ नहीं आया है, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।